आरसीपी सिंह जदयू ज्वाइन कर रहे हैं, नीतीश बाबू ने बुलाया है, तो उनको भी लगता है सब लोगों को साथ काम करना चाहिए। किसके कारण अभी भी वो रुकावट आपके आगे आ रही है? समझिए करीब करीब 4 वर्षों के बाद आमना सामना हुआ। एक सभा में मैं था जहां वो आए, तो मुझको थोड़ी पीड़ा जरूर हुई। मुझे थोड़ा सा अटपटा शब्द अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो अच्छा नहीं लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए कार्यक्रम में, उन्होंने एक भी शब्द कहा नहीं। और राजनीति में आप जानते हैं कोई स्टैटिक तो होता नहीं है, ये तो बिल्कुल फ्लोइंग है कि हमारी प्रति व्यक्ति आय कम है, बेरोजगारी है, गरीबी है। 120 करोड़ युवा रोजगार की लाइन में खड़े हैं और जो जॉब उपलब्ध है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो, गैर सरकारी क्षेत्र में हो, निजी क्षेत्र में, वो मात्र 40 करोड़ है। 2047 में ना यहाँ लोग जो है ना रोजगार के लिए लाइन नहीं लगाएंगे, जॉब के लिए लाइन नहीं लगाएंगे। किसके लिए लाइन लगाएंगे? लाइन क्या, इतने ज्यादा रोजगार के अवसर होंगे कि स्वयं लोग, चीजें इतनी सस्ती हो जाएंगी कि सब मुफ्त में मिलेगा। बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले आरसीपी सिंह हमारे बीच हैं। कभी नीतीश कुमार जी के साथ चलने वाले, हर रणनीति को साधने वाले आरसीपी सिंह। कल एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में नीतीश के सामने मौजूद थे। उस वक्त जब एक कदम इनकी राजनीति में चलती थी, उस वक्त काफिले में नीतीश कुमार के साथ आरसीपी सिंह दिखते थे। लेकिन कल एक कार्यक्रम में जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ उनका एक झलक आमना सामना हुआ, उस वक्त का नज़ारा कुछ और था और कहीं ना कहीं इनके आंखों में एक आंसू। इसी विषय को जानने के लिए हम आज आरसीपी सर के साथ हैं और बात करेंगे कि बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है। कल आप गए थे, जिस तरीके से आपके सामने नीतीश कुमार थे, कैसा लग रहा था? देखिए, कल एक कार्यक्रम था, डॉक्टर बसंत बाबू ने एक अतिथिशाला का निर्माण कराने का एक निर्णय लिया और उसी के क्रम में अतिथिशाला के निर्माण का जो उसका फाउंडेशन ले करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ आना हुआ और मैं भी वहाँ आमंत्रित था, तो मैं भी वहाँ पहुँचा हुआ था। कुर्मी समाज के सभी लोग आपको चाह रहे थे। देखिए, डॉक्टर तो किसी समाज के होते नहीं, सबके होते हैं। वहाँ मुझे जो थोड़ा मैंने समझिए जो आपने कहा, तो मैं नीतीश बाबू को, आप जानते हैं मैं 98 से लेकर के 2022 तक बहुत करीबी से देखता रहा और कहीं कोई कार्यक्रम होता था, चाहे जिस स्तर का हो, तो लोग नीतीश बाबू को सुनने के लिए आते थे और उनकी पहचान ही थी उनकी भाषा पर पकड़, उनका बॉडी लैंग्वेज, तथ्यों को रखने का एक अपना तरीका, ये उनको और वक्ताओं से अलग बनाता था। तो आप समझिए, मैं उनके साथ इतने वर्षों तक रहा, हज़ारों बैठकों में मैंने हिस्सा लिया होगा। मुझे थोड़ा सा अटपटा शब्द अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो अच्छा नहीं लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए कार्यक्रम में, उन्होंने एक भी शब्द कहा नहीं। तो स्वाभाविक है मेरे ऐसे व्यक्ति को थोड़ी पीड़ा होती है कि भाई नीतीश बाबू को लोग देखते हैं, सुनना चाहते हैं और वो जो बोलते हैं तो अच्छी बात रखते हैं। तो हमको इस बात का जरा, चूँकि मैं तो समझिए करीब करीब 4 वर्षों के बाद आमना सामना हुआ। एक सभा में मैं था जहां वो आए, तो मुझको थोड़ी पीड़ा जरूर हुई। स्वाभाविक है कि मैं जिन नीतीश बाबू के साथ मैं रहा हूं, काम किया हूं, इतने नज़दीकी से मैं जानता रहा हूं उनको, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, किसी भी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन हो, चाहे गांव की मीटिंग हो, वही उनकी खासियत वही थी। तो स्वाभाविक है मेरे से व्यक्ति को, जिसका वर्षों से उनका लगाव है रहा है, थोड़ी पीड़ा तो हुई। पीड़ा की बात मैं कहूँ, कुछ दिन पहले की बात है, लोगों का अब ये कहना था कि आरसीपी सिंह जदयू ज्वाइन कर रहे हैं, नीतीश बाबू ने बुलाया है और कई मीडिया ने इस खबरों को प्रमुखता से दिखाया। तो क्या किसके कारण अभी भी वो रुकावट आपके आगे आ रही है? देखिए, एक बात, मैं इस बात को दूसरे
पर्सपेक्टिव में रखना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोग इस सवाल हमसे पूछ रहे हैं। तो बिहार की राजनीति को आप जानते हैं, और मैं एक बार नहीं, मैं कई बार कह चुका हूँ कि यहाँ एक सेक्शन है जो बीजेपी का सपोर्टर है, एक सेक्शन है जो आरजेडी का सपोर्टर है, और एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो नीतीश बाबू का सपोर्टर है। और चूंकि मैं उनके साथ रहा हूँ वर्षों से, तो स्वाभाविक है जो उनका सपोर्ट बेस है, उनके लोगों को मैं जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं। तो जिनको आप जानते हैं उनके साथ जब आप रहते हैं तो किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, और काम करने में किसी को भी अच्छा लगता है। और राजनीति में आप जानते हैं कि भाई कोई स्टैटिक तो होता नहीं है, ये तो बिल्कुल फ्लोइंग है। और कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में आदमी को पहले से कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं रखना चाहिए। तो भाई हमसे जितने भी हमारे साथी कार्यकर्ता मिलते ही रहते हैं, अक्सर भेंट होते रहती है, तो उनको भी लगता है कि भाई सब लोगों को साथ काम करना चाहिए। भाई आखिर एक बात ज़रा समझिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप तो समझ रही हैं कि पिछले सप्ताह में 6 दिनों तक दिल्ली में एआई समिट चला। पूरे दुनिया के 110 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, अमेरिका से काफ़ी लोग आए, और समझिए 20 हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट, और करीब 45 मिनिस्टर और 30 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे। काहे इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आगे जो देखिए सामने अवसर है, मैं चुनौती नहीं कर रहा हूँ, अवसर है जो आज आप तो चूँकि मीडिया में हैं, आप जानते हैं इसको कि एआई का ज़माना आ रहा है। हिंदी में लोग उसको कृत्रिम बुद्धि कहते हैं, लेकिन मैं देख रहा था एक दधीच जी बड़े उसके अच्छे जानकार हैं, उसको यंत्र बुद्धि का नाम दिए हैं, मुझे अच्छा लगा। तो इससे बहुत बड़ी संभावनाएं जो पूरा का पूरा जो ह्यूमन रेस है उसके लिए खुलने जा रहा है। आज क्या है, आज चीज़ों का अभाव है, बेरोजगारी है, गरीबी है, और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, और उसमें दम है कि आगे आने वाले समय में जो समय होगा वो पीरियड ऑफ अबंडेंस होगा, चीज़ों की कमी नहीं रहेगी। जैसे आज ही आप जान रहे हैं कि मैं देख रहा था कि दुनिया में आज की तारीख में 120 करोड़ युवा रोजगार की लाइन में खड़े हैं दुनिया में। 120 करोड़, 140 करोड़ की आबादी है सिर्फ भारत में, और आप पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं, तो हमारे देश में कितनी आबादी है? आते हैं उस पर। तो 120 करोड़ में लोग जॉब उसमें लाइन में हैं, और जो जॉब उपलब्ध है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो, गैर सरकारी क्षेत्र में हो, निजी क्षेत्र में, वो मात्र 40 करोड़ है। माने 80 करोड़ के लिए मतलब समझिए कि कोई जॉब का मतलब क्या होता है, किसी के अधीन काम करते हैं आप, समझिए। देखिए होता है ना, तो एक तरफ ये चुनौती है, और अगर आप देखिएगा कि एआई का और उसके साथ साथ क्वांटम कंप्यूटिंग का ज़माना आने जा रहा है, रोबोटिक्स का ज़माना आने जा रहा है, तो ये देखने को लग रहा है कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, समझिए। और एआई जो है, देखिए आज पहले क्या होता था कि जितने भी एडवांसमेंट हुए हैं, जो मानव सभ्यता में चेंजेज आए हैं, स्टीम इंजन आया, तो टीवी आया, तो इंटरनेट आया, तो टेलीफोन आया, इसमें वर्षों लगे। मैं देख रहा था कि भाई खुद मैंने एक बड़े भाई इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री सुनक जी बोल रहे थे कि भाई 75 वर्ष लगे 10 करोड़ लोगों के पास टेलीफोन पहुंचने में। 75 वर्ष 15 साल लगे लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पहुंचने में, और 7 साल लगा इंटरनेट को पहुंचने में 10 करोड़ के बीच। और जानते हैं चैट जीपीटी 2 महीना में 10 करोड़ के बीच पहुंच गया। आप सोचिए कि जो आज जो भी वो परिवर्तन होने वाला है, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि एकदम
रनिंग मने होने वाला है। माने आप समझिए कि अगले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो मैं काहे उस पर हूँ कि देखिए अभी हमारे बिहार में, अब देश में समस्या किस बात की होती है कि हमारी प्रति व्यक्ति आय कम है, बेरोजगारी है, हमारे लोग बेरोजगार हैं। इसका समाधान तो देखिए, जिन लोगों को लगता है कि भाई हम लोग के लिए बड़ा ही अंधकारमय समय आने वाला है, तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैं देख रहा हूँ, जो ऑप्टिक्स सामने बन रहा है एआई रिजीम में, कि 2047 में ना यहाँ लोग जो है ना रोजगार के लिए लाइन नहीं लगाएंगे, जॉब के लिए लाइन नहीं लगाएंगे। किसके लिए लाइन लगाएंगे? लाइन क्या, इतने ज़्यादा रोजगार के अवसर होंगे कि स्वयं लोग, ऐसा नहीं कि रोजगार छीना जाए एआई के, चूंकि सब अब जो है कहीं ना कहीं मशीनरी काम करती है। हाँ, अब इंसान कम काम करेंगे। देखिए बता रहे हैं आपको, देखिए ये जो है, जो डिसरप्शन होगा वो तो होता ही है। आप जरा समझिए कि जब ये लोग हल चलाते थे, हल से खेती होती थी, तो कहता था कि बाप रे बाप ट्रैक्टर आएगा तो सब खत्म हो जाएगा। भाई लोग टाइपराइटिंग मशीन से काम करते थे, टाइपराइटर से, तो फिर कंप्यूटर आएगा सब खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। देखिए शुरू में होता क्या है कि डिसरप्शन होता है, लेकिन जो नई आती है ना टेक्नोलॉजी, नौकरियां आएंगी या जाएंगी, और हमें मैंने बताया ना कि नौकरी की जरूरत ही नहीं रहेगी। मैं तो आपको शुरू से किया था, एआई से क्या पेट भर जाएगा। देखिए सुनिए, आप नौकरी किस बात के लिए करते हैं कि आपको आमदनी होनी चाहिए, चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। आप जाते हैं बाजार में तो पता चला कि आज 25 रुपये किलो प्याज मिल रहा है, आप समझ लीजिए, आपको लगेगा कि पता नहीं क्या, कौन सा चीज़ हमको कह रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है। आप उस पर अध्ययन करिए, चीज़ें इतनी सस्ती हो जाएंगी कि सब मुफ्त में मिलेगा। आप जानिए ये जरा को, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ना, कितना फीस लेते हैं वो। आप जरा समझ लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि 2047 में जब आप बनाने जाइएगा ना 100 साल, हर एक व्यक्ति को डॉक्टर, पर्सनल डॉक्टर फ्री में उपलब्ध होगा। फ्री में उपलब्ध होगा। बच्चों को सुनिए जरा, बच्चों को पढ़ने के लिए फ्री ट्यूटर्स होंगे। किसान हमारा जो है, आज आप जरा मिट्टी की जांच कराइए, कितना समय लगता है। आप ये समझिए कि उसके माध्यम से किसानों को, प्रत्येक किसान को पीएचडी लेवल का एग्रोनॉमी का उसको आदमी मिलेगा। माने आदमी नहीं, मतलब जो उसको जो सुविधाएं वो मिलेगी। ये क्या है, आपको लग रहा होगा क्या करें। आप जरा इस पर आइए, जब देश आज़ाद हुआ था, हम लोगों के यहाँ भूखमरी से कितने लोग मरते थे, आबादी कितनी थी, 32 से 36 करोड़। आज आपकी आबादी है 140 करोड़, और आप अनाज एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया को। आपका चावल अमेरिका तक जा रहा है। तो आप सोचिए, कभी लोग सोचा था कि भाई इस देश में तो भाई कैसे इतने लोग खिला पाएंगे, लोग भूखे रहेंगे। आज जब आपका 140 करोड़ है तो सिर्फ खिला ही नहीं रहे हैं, बल्कि उसको आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं।